अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है चौहसे हाशमी और ये है टोयोटा एक्वा हाइब्रिड 2020 मॉडल। ये एक्वा की फर्स्ट जनरेशन ही है और इसको प्रियस सी भी कहते हैं, यानी कि प्रियस का एक हैचबैक वर्जन। इंजन गाड़ी 15 सीसी हाइब्रिड ऑफर करती है और इसके अलावा ये गाड़ी वर्ल्ड वाइड बहुत ज़्यादा पॉपुलर है अपनी फ्यूल इकॉनमी और ड्यूरेबिलिटी के लिहाज से। इसमें ऐसी बहुत सारी चीज़ें आती हैं जो कि इसकी वैल्यू को जस्टिफाई करती हैं और इसके अलावा ये गाड़ी एवरेज भी आपको काफ़ी अच्छी देती है। ये सारी चीज़ें मैं इन डेप्थ कवर करूँगा आगे इस रिव्यू के अंदर। फिलहाल अगर बात कीजिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ की तो वो है इस गाड़ी की प्राइस। इसकी डिमांड 70 लाख रुपए है। ये गाड़ी 20 मॉडल है और 24 इंपोर्ट है। एक्वा का एस स्टाइल वेरिएंट है और 40,000 किलोमीटर चली हुई है। अगर आपने इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है तो आप इस दिए नंबर पर कॉल कर सकते हैं या फिर आप साइकिल मोटरस्पोर्ट को विजिट कर सकते हैं जो कि रावलपिंडी में DH2 के गेट 1 के ऑपोजिट लोकेटेड है। साइकिल मोटर्स की टोटल 2 ब्रांचेस हैं, एक रावलपिंडी में मरी रोड पे और फिर एक रावलपिंडी में ये वाली ब्रांच। इन दोनों ब्रांचेस पे गाड़ियों की बाइंग एंड सेलिंग के साथ साथ गाड़ियों के काम भी किए जाते हैं जैसे कि टिंट्स, रैप, सेरामिक कोटिंग, PPF, ग्राफीन कोटिंग। यहाँ पे गाड़ियाँ फैसिलिटी की जाती हैं और इसके अलावा यहाँ पे फिर एक पेंट बूथ भी अवेलेबल है जहाँ पे गाड़ियों में बेस्ट क्वालिटी का पेंट किया जाता है। तो गाड़ियों की बाइंग एंड सेलिंग के मॉडिफिकेशन वगैरह के किसी भी तरह के काम के लिए साइकिल मोटर्स एंड साइकिल मोटरस्पोर्ट्स इज द प्लेस। Overall, it's a great Aqua, and today I'm going to review it. Let's start with the exterior of this car. Looks के लिहाज से ये गाड़ी काफी अनकन्वेंशनल है शुरू से ही, लेकिन स्टिल कंपैरेटिवली प्रियस से काफी डिसेंट है। इस एरा की जो प्रियस आती थी 2016-17 से लेकर 2020-22 तक, वो गाड़ी काफी वियर्ड थी। शुरू में तो प्रियस कॉकरोच शेप आई थी, फिर प्रियस अल्फा आ गई थी और उसके अलावा प्रियस में प्राइम वगैरह वर्जन आ गए थे जो कि लुक्स के लिहाज से थोड़े बेहतर होते गए, बट स्टिल ये गाड़ी शुरू से ही थोड़ी डिसेंट रही है। अगर बात कीजिए स्पेसिफिक गाड़ी की तो ये फेसलिफ्ट वाला वर्जन है। एक्वा जब इनिशियली लॉन्च की गई थी तो इसकी लुक काफ़ी डिफरेंट थी, फिर इसको फेसलिफ्ट किया गया जिसमें इस गाड़ी की हेडलाइट्स और टेल लाइट चेंज कर दी गई। बम्पर भी इस गाड़ी का लुक्स के लिहाज से थोड़ा सा डिफरेंट है और इसके अलावा ये गाड़ी एस स्टाइल वेरिएंट है तो ये फीचर्स भी काफ़ी डिसेंट ऑफर करती है। एक तो इस गाड़ी में क्रोम आपको बहुत ज़्यादा नजर आएगा एस स्टाइल पैकेज में और इसके अलावा इस गाड़ी में फ्रंट और बैक पार्किंग सेंसर्स भी आते हैं और इसके अलावा इसमें रडार भी है। इसकी हेडलाइट्स में ऑटोमेटिक वाला फीचर भी आता है, यानी कि ये डे और नाइट को सेंस करके ऑटोमेटिकली ऑन या ऑफ होंगी और इसके अलावा हेडलाइट्स गाड़ी की बाइजोनल प्रोजेक्शन लैंप के साथ हैं। येलो और हाइट दोनों का काम करती है और डिज़ाइन के लिहाज से भी डिफरेंट है। इसके अंदर भी यहाँ पे एक्वा का बैच भी दे दिया गया है जो कि पहले नहीं आता था। बाकी इसका टोयोटा का जो एम्बलम है इसके अंदर ब्लू कलर की लाइंस दी गई हैं जो कि शो करवाता है कि एक हाइब्रिड कार है और इसके अलावा इसके फ्रंट बम्पर के अंदर भी अब वैसी ही एक डिजाइन लैंग्वेज फॉलो कर ली है जैसे कि टोयोटा की मोस्टली कार्स में आती है। बम्पर के अंदर एक काफी बड़ा सारा ब्लैक पोर्शन दे दिया गया है जैसा कि ग्रैंडे में भी आ रहा है, एक्सडीओ में आता था, लेक्सस में आता है, बहुत सारी गाड़ियों में इस तरह का एक अलग से ग्रे सा पोर्शन आता है जिसको लेके आपको दूर से आइडिया हो जाएगा कि ये गाड़ी टोयोटा फैमिली की कार है। इसके अलावा इसके बम्पर में क्रोम दिया गया है और इसके अलावा स्पेसिफिक कार में फॉग लैंप नहीं है। इसके बड़े वर्जन में फॉग लैंप भी ऑफर होते हैं और इसके अलावा अगर बात कीजिए इस गाड़ी की साइड प्रोफाइल की तो ये भी लुक्स के लिहाज से काफी डिसेंट और सिंपल सी है। यहाँ पे सब कुछ काफी फ्लोई सा है और इसकी मेन वजह यह है कि हाइब्रिड कार्स में एवरेज सब कुछ होती है तो इस पे हवा जितनी आसानी से स्लिप होगी उतनी ही इसकी एवरेज बेहतर रहेगी। तो यहाँ पे सब कुछ बिल्कुल सिंपल सा रखा गया है, कोई भी ऐसी जगह नहीं है जहाँ पे हवा फंसे। इसके अलावा फीचर भी एक गाड़ी डिसेंट ऑफर करती है इस तरह से कि इस गाड़ी की साइड मिरर डिटेक्टेबल है, एडजस्टेबल है, इनमें ऑटो वाला फीचर भी आता है। नीचे यहाँ पे काफी स्लीक से इंडिकेटर दिए गए हैं और इस साइड मिरर है भी लेटेस्ट डिजाइन में जैसा कि टोयोटा की मोस्टली कार्स में आ रहे हैं। इसके अलावा इसके फ्रंट पे हाइब्रिड की बैजिंग दी गई है जैसे कि मोस्टली हाइब्रिड कार्स में आती है। कैमरी में भी यहाँ पे बैच आता है, प्रियस में भी आता है, क्राउन में भी आता है। यहाँ पर आप हैवल या मर्सिडीज वगैरह भी देख लें तो उनमें भी साइड पे हाइब्रिड की बैजिंग दी गई होती है अगर उनमें हाइब्रिड इंजन आता है तो। एंड दिस कार इज नॉट डिफरेंट। ये स्पेसिफिक कार व्हील कैप्स के साथ है, कुछ वर्जन में अलॉय व्हील्स भी आते हैं। और अगर बात कीजिए स्लूट साइड प्रोफाइल की तो ये गाड़ी साइज के लिहाज से विड्थ जितनी है लेकिन पावर के लिहाज से उससे बहुत नेक्स्ट लेवल पे है। बाय द वे विड्थ के अंदर भी 1.5 हाइब्रिड इंजन आता है, सेम टू सेम यही वाला, लेकिन वो गाड़ियाँ बहुत रेयर हैं और उसकी वजह यह है कि विड्थ का एक बेसिकली परसेप्शन बना हुआ है कि वो गाड़ी 1000 सीसी होती है और एक छोटी कार है। अगर आप 1500 वाली विड्थ लेते हैं तो प्राइस के लिहाज से इसके आसपास ही पहुंच जाती है तो हर बंदा डेफिनेटली एक्वा लेता है क्योंकि एक्वा का स्टेटस कंपैरेटिवली विड्थ से थोड़ा सा बेहतर है। बाकी विड्थ आपको एवरेज भी इतनी देती है, साइज के लिहाज से गाड़ी उस जितनी है लेकिन परफॉर्मेंस के लिहाज से मोस्टली विड्थ से बहुत बेहतर है। परफॉर्मेंस के लिहाज से गाड़ी आराम से 18 सीसी कार के साथ कम्पीट कर सकती है। कैसे मैं कवर करूंगा इंजन बे में जाके। फिलहाल अगर बात कीजिए इस गाड़ी की साइड की तो यहाँ पे सब कुछ बिल्कुल बेसिक सा है। रूफ के लिहाज से गाड़ी को बहुत ज़्यादा ऊंची नहीं है और इसकी रूफ का डिज़ाइन भी थोड़ा अनकन्वेंशनल है और इसकी वजह यह है कि ये सेंटर से बहुत अंदर है, साइड से ये थोड़ी सी बाहर है पिलर्स के साथ से, लेकिन बीच में जाकर थोड़ी सी नीचे होती जाती है और देखने में ऐसा लगता है कि ये डैमेज है लेकिन डैमेज है नहीं, इसका डिज़ाइन ही ऐसा है। इसके अलावा अगर बात कीजिए इस गाड़ी के इस एंड की तो इसमें जो विंडोज हैं प्राइवेसी वाली आती हैं डेफिनेटली क्योंकि जैपनीज इंपोर्ट कार है, मोस्टली जैपनीज कार में ऐसी ही आती है। और इसके अलावा मैं इस गाड़ी को सिर्फ हाथ इंसर्ट करके भी अनलॉक कर सकता हूँ लाइक दिस और इसके साइड मिरर भी खुलते और बंद होते हैं लॉक अनलॉक करने के साथ साथ। इस तरह से ये लॉक अनलॉक इस तरह हो रही है कि इसमें सॉफ्ट अनलॉक आता है। बाकी इसके रेड डोर्स भी साइज के लिहाज से अच्छे खासे मैसिव हैं
और इस पे एंट्री और एग्जिट भी आसान है। फ्यूल डोर ये लेफ्ट पे ऑफर करती है, बैक पे शॉक ने भी दिया गया है इस गाड़ी में। और अगर बात की जाए इस गाड़ी की रेयर लुक की तो ये भी पहले से बहुत ज्यादा इंप्रूव्ड है। ये गाड़ी क्योंकि फेसलिफ्ट की गई है तो इसमें टेल लाइट्स भी डिफरेंट है। और बाय द वे स्पेसिफिक कार टोयोटा सेफ्टी सेंस वाली कार है TSS, तो इसमें बैक पे और फ्रंट पे पार्किंग सेंसर्स भी दिए गए हैं। इसके अलावा टेल लाइट्स गाड़ी की काफी ज्यादा क्रोम के साथ है। टोयोटा जब भी अपनी गाड़ियां फेसलिफ्ट करता है तो उनमें क्रोम बहुत ज्यादा बढ़ा देता है, बेशक वो ग्रैंडे हो, V8 हो, प्राडो हो या ये कार भी हो। पहले इस पे क्रोम काफी मिनिमलिस्टिक सा था, फेसलिफ्ट के बाद ये फुल भी क्रोम की कर दी गई। टेलर के अंदर क्रोम आ गया, डोर हैंडल में क्रोम आ गया, फ्रंट पे क्रोम आ गया, हर जगह क्रोम ही क्रोम हो जाता है टोयोटा की किसी भी कार में फेसलिफ्ट के बाद। बाकी ट्रंक कैपेसिटी के लिहाज से ये गाड़ी डिसेंट है। यहाँ पे एक सॉफ्ट बटन दिया गया है जिससे मैं इसकी ट्रंक अनलॉक कर सकता हूँ और यहाँ पे आप 3 से 4 लोगों का लगेज आसानी से एडजस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा नीचे की यहाँ पे एरिया दिया गया है जिसको मैं उठा के इस गाड़ी का स्पेयर टायर एक्सेस कर सकता हूँ। ये गाड़ी हाइब्रिड होते हुए भी स्पेयर टायर ऑफर करती है, जो कि मेरे ख्याल से एक अच्छी चीज है। यूजुअली हाइब्रिड कार्स में बैक पे बैटरी पैक आता होता है, बट इसमें टायर दिया गया है। अगर मैंने इसकी ट्रंक कैपेसिटी को और ज़्यादा खुला बनाना है तो मैं इसके रेयर बेंचेस को फोल्ड भी कर सकता हूँ। और इसके अलावा इसके बैक पे फिर एक ये रेयर विंडशील्ड वाइपर भी आता है वॉशर के साथ, और इसके अलावा ये स्पॉइलर दिया गया है और स्पॉइलर में एक ब्रेक लैंप भी दिया गया है। रेयर बम्पर के अंदर इसके रिफ्लेक्टर सेट कर दिए गए थे फेसलिफ्ट के बाद से, और इसके अलावा यहाँ पे कुछ खास है नहीं। इसके बाद अगर बात कीजिए इस गाड़ी के इंटीरियर की, तो इंटीरियर के लिहाज से ये गाड़ी डिसेंट है। इस कैटेगरी में मोस्टली कार्स के इंटीरियर बड़े बेसिक से आते हैं और चीप प्लास्टिक की फिनिश में आते हैं, बट इस कार में ऐसा नहीं है। यहाँ पे मटेरियल काफी अच्छे यूज किए गए हैं और डिजाइन लैंग्वेज भी काफी अच्छी फॉलो की गई है। और मोस्टली हाइब्रिड कार्स की तरह इस गाड़ी में भी मीटर सेंटर में दिया गया है। प्रियस में अब जो लेटेस्ट शेप आई है उसका मीटर नॉर्मल जगह पे कर दिया गया है, लेकिन इस एरा में जितनी भी हाइब्रिड कार्स थी उन सब में मीटर सेंटर में आ रहा था। खैर इन सब पे मैं आगे बात करूंगा। अभी फिलहाल अगर बात की जाए इस गाड़ी के स्टीयरिंग व्हील की, तो स्टीयरिंग व्हील इस गाड़ी का 4 स्पोक है। इसमें लेफ्ट और राइट स्पोक को डिफरेंट कंट्रोल्स दिए गए हैं। लेफ्ट स्पोक के जो कंट्रोल्स हैं मल्टीमीडिया सिस्टम के हैं। राइट स्पोक के जो कंट्रोल्स हैं यहाँ से आप इसके MID के विजन नेविगेट कर सकते हैं। और इसके अलावा ये स्टीयरिंग व्हील भी फेसलिफ्ट के बाद चेंज कर दिया गया था। इसका जो बेसिक फ्रेम है ये मोर और लेस सेम ही है, लेकिन इसकी जो कुछ फ्रिल्स हैं इनको डिफरेंट कर दिया गया है और इसकी लुक बेहतर आ रही है पहले से। बाकी एयरबैग ये गाड़ी 2 ही ऑफर करती है। इसमें कुछ गाड़ियां ज़्यादा एयरबैग भी ऑफर करती हैं। इसमें 2 हैं, कुछ गाड़ियों में 8 भी आते हैं। इसके अलावा इस गाड़ी का स्टीयरिंग व्हील भी टेलीस्कोपिकली एडजस्टेबल आता है। इस क्लास की मोस्टली कार्स में ये सिर्फ ऊपर नीचे होता है, बट स्पेसिफिक कार में इसको आप ऊपर नीचे के साथ साथ आगे पीछे भी कर सकते हैं, लाइक दिस। ये मेरे ख्याल से एक अच्छी चीज है। बाकी इसके अलावा इस स्टीयरिंग व्हील के पीछे इसके हेडलाइट के कंट्रोल दिए गए हैं। हेडलाइट इस गाड़ी में ऑटोमेटिक फीचर के साथ आती हैं। वाइपर्स में नॉर्मल से दिए गए हैं और इसके अलावा स्टीयरिंग के पीछे यहाँ पे स्टोरेज पॉकेट दी गई है। मोस्टली कार्स में यहाँ पे मीटर होता है, बट इसमें ये एरिया ब्लैंक है। मीटर इसका तकरीबन सेंटर में ही है। और इसके अलावा अगर बात की जाए मीटर की, तो इसकी भी लाइट्स वाइट कर देंगी फेसलिफ्ट के बाद से। स्पीड ये गाड़ी आपको डिजिटली शो करवाती है इन किलोमीटर पर आवर। फिर साथ यहाँ पे गियर इंडिकेटर दिया गया है और उसके साथ एक MID डिस्प्ले दिया गया है, जो कि आपको इस गाड़ी की बहुत सारी चीजें शो करवाता है, जैसे कि ट्रिप्स, एयर किलोमीटर पर लीटर, आउटसाइड टेम्परेचर। इस गाड़ी के सेंसर्स को आप यहाँ से ऑन ऑफ कर सकते हैं, जैसा कि लेन डिपार्चर असिस्ट, पार्किंग सेंसर्स वगैरह को। और इसके अलावा सेटिंग में जाकर आप और भी बहुत सारी चीज़ों को ट्रिगर कर सकते हैं। ये डिस्प्ले काफ़ी हाई क्वालिटी है और इसके अलावा ये गाड़ी आपको यहाँ पे इसकी हाइब्रिड की स्टैट्स भी शो करवाती है। इसके अलावा मीटर की हाउसिंग इसकी चीप प्लास्टिक की फिनिश में है, लेकिन बाकी का डैशबोर्ड इसका सारा लेदर की फिनिश में है। ये मेरे ख्याल से एक अच्छी चीज़ है और इस कैटेगरी में आपको लेदर मोस्टली कार्स में देखने को नहीं मिलता। इसमें भी S टाइप पैकेज में है, इसके छोटे वर्जन में लेदर नहीं आता यहाँ पे। फिर इसके अलावा यहाँ पे क्रोम की काफ़ी सारी फ्रिल्स फॉलो की गई हैं। एवर्ट्स का डिज़ाइन इसका डिसेंट है और इसके अलावा नीचे ये सारा पियानो ब्लैक कलर का एरिया दिया गया है, जो कि इसके लुक को काफ़ी अच्छा बना रहा है। सेंटर में एक मल्टीमीडिया स्क्रीन दी गई है, जो कि काफ़ी बेसिक सी है और ये जापानीज़ में है। इसमें ब्लूटूथ, ऑक्स, नेविगेशन, USB इस तरह की सारी चीज़ें दी गई हैं, लेकिन CD नहीं डलती। और ये जापानीज़ में है, तो आप इसको यूज़ करने के लिए इसको पहले ट्रांसलेट करेंगे। बाकी इसके अलावा नीचे यहाँ पे क्लाइमेट कंट्रोल दिया गया है। क्लाइमेट कंट्रोल इस गाड़ी में ऑटोमेटिक आता है, लेकिन ये सिंगल जोन ही है। इस कैटेगरी में आपको मोस्टली कार के अंदर सिंगल जोन ही देखने को मिलेगा। इसकी ओवरऑल लुक काफ़ी अच्छी है। और इसके अलावा फिर नीचे यहाँ पे एक ब्लैंक एरिया दिया गया है। उससे नीचे यहाँ पे एक ये पॉकेट दी गई है, जहाँ पे अपना फ़ोन वगैरह रख सकते हैं। उससे पीछे 2 कप होल्डर्स दिए गए हैं और ये टिल्टेड हैं। आई एम नॉट श्योर कि इसकी क्या वजह है। अगर सीधे होते तो मेरे ख्याल से सही रहते, बट इसमें टिल्ट कर दिए गए हैं एक्सपेरिमेंट करने के लिए, और ये एक डिफरेंट सी लुक है। उससे पीछे इसका गियर सेलेक्टर दिया गया है। इसमें जो गियर सिलेक्शन है वो है P, R, N, D और B की। B मीन्स ब्रेकिंग और बाकी सारे गियर्स नॉर्मल हैं, जो कि हर गाड़ी में आते हैं। उससे भी इसका ट्रैक्शन कंट्रोल दिया गया है, इको मोड दिया गया है और EV मोड दिया गया है। EV मोड में आप इस गाड़ी को इंजन यूज के बगैर बैटरी से चला सकते हैं। साथ 2 ब्लैंक स्विचेस हैं, जहाँ पे इसके बड़े वर्जन के अंदर यहाँ पे फीचर आते हैं। उसके साथ इसकी हैंड ब्रेक दी गई है, जो कि नॉर्मल सी ही है। इसके अलावा साथ यहाँ पे एक पॉकेट दी गई है, कप होल्डर दिया गया है और इस गाड़ी में आर्म रेस्ट भी आता है। इस कैटेगरी की मोस्टली कार्स सेंटर कंसोल ऑफर नहीं करती एंड दिस कार इज नो डिफरेंट, लेकिन इसमें एक आर्मरेस्ट दिया गया है, जो कि मेरे ख्याल से ड्राइवर का एक्सपीरियंस बेहतर बनाता है। इसके अलावा अगर बात कीजिए इस गाड़ी की सीट्स की, तो सीट्स इस गाड़ी की पूरी ही फैब्रिक की फिनिश में है। और इसके अलावा अगर बात कीजिए डोर्स की, तो ये भी इसके मोस्टली
चीप प्लास्टिक के हैं, लेकिन इसके आर्मरेस्ट के ऊपर लेदर दिया गया है जो कि इसकी फील को बेहतर बना रहा है। इसके अलावा विंडोज गाड़ी में सिर्फ ड्राइवर की सिंगल टैप वाली है, बाकी सारी विंडोज नॉर्मल हैं। और इसके अलावा फिर आगे यहाँ पे कुछ और कंट्रोल दिए गए हैं, जैसे कि आप इसकी हेडलाइट्स को ऊपर नीचे कर सकते हैं, यहाँ से इसके साइड मिरर को फोल्ड अनफोल्ड कर सकते हैं गाड़ी के अंदर बैठ के ही। यहाँ पुश स्टार्ट दिया गया है, लेन डिपार्चर असिस्ट दिया गया है, फॉरवर्ड कोलिजन असिस्ट दिया गया है और इसके अलावा फिर यहाँ पे इसकी हेडलाइट का एक और ऑटो वाला फीचर दिया गया है। इस कार में हेडलाइट सिर्फ ऑटो ऑन ऑफ नहीं होती बल्कि ऑटो लेवल भी करती हैं, तो उसको आप यहाँ से ऑन ऑफ कर सकते हैं। फिर इसके अलावा इसमें वेंटी मिरर ड्राइवर और पैसेंजर दोनों के लिए दिए गए हैं, लाइट दोनों में ही नहीं आती। सेंटर में केबल लाइट्स दी गई हैं और इसके अलावा यहाँ पे कुछ खास है नहीं। इसके बाद अगर बात की जाए गाड़ी में रेयर पैसेंजर्स के लिए सीटिंग कैपेसिटी की, तो यहाँ पे 2 लोगों के लिए कैपेसिटी स्पेशियस है। मेरे पास यहाँ पे लेगरूम का भी कोई खास इशू नहीं है और हेडरूम का भी, लेकिन यहाँ पे 2 ही लोग आसानी से एडजस्ट हो सकते हैं। 3 लोग आना चाहे तो आ जाएंगे, लेकिन फिर ज़रा कंफर्टेबल नहीं होंगे क्योंकि ये गाड़ी कोई बहुत ज़्यादा चौड़ी नहीं है। यहाँ पे 3 हेडरेस्ट दिए गए हैं, बट 2 लोग ही बेस्ट आराम से बैठ सकते हैं। सेंटर से सीट रेस भी है, लेकिन फ्लोर इस गाड़ी में फ्लैट आता है। बाकी एमेनिटीज भी यहाँ पे नॉर्मल सी दी गई हैं। इस तरह से कि इसमें रेयर पैसेंजर्स के लिए कप होल्डर दिया गया है, एक हैंगर दिया गया है, विंडो इसमें पावर्ड आती हैं, लेकिन रेयर डोर्स बिल्कुल चीप प्लास्टिक के हैं। इसमें डोर हैंडल्स के ऊपर भी लेदर नहीं दिया गया। इसके अलावा सीट्स में इसके ये 3 हेडरेस्ट हैं, आगे के पोर्ट्स आते हैं, सीट बेल्ट्स आती हैं और इसके अलावा ये सीट 60-40 के स्प्लिट के साथ हैं। इनको फोल्ड करके आप इसकी ट्रंक कैपेसिटी को और भी ज़्यादा खुला बना सकते हैं और इसके अलावा यहाँ पे कुछ खास है नहीं। इसके बाद अगर बात कीजिए इस गाड़ी के इंजन की, तो इंजन गाड़ी 15 सीसी हाइब्रिड ऑफर करती है। इस बॉडी में सिर्फ एक ही इंजन आता है और ये इंजन पावर के लिहाज से सफिशिएंट है, बॉडी साइज के लिहाज से। ये गाड़ी हाइब्रिड है और हाइब्रिड होने की वजह से आपको एवरेज भी काफ़ी अच्छी देगी। ये गाड़ी आराम से 20-25 की एवरेज कर सकती है। अगर आप इसको बहुत ही प्यार से चलाएं तो ये गाड़ी 28-30 भी जा सकती है, डिपेंडिंग अपॉन ड्राइविंग पैटर्न। और इसके अलावा इस गाड़ी में फीचर्स भी अच्छे दिए गए हैं, इस तरह से कि इस गाड़ी में कोई ट्रांसमिशन CVT आती है। ECVT और सी ट्रांसमिशन के ऊपर इसकी इलेक्ट्रिक मोटर माउंटेड है। इलेक्ट्रिक मोटर के साथ मिलकर ये गाड़ी तकरीबन 120-122 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करती है, जो कि एक 16 सीसी कार के बराबर है। लेकिन इस गाड़ी में क्योंकि इलेक्ट्रिक मोटर आती है तो इसका जो इनिशियल रिस्पांस है थ्रॉटल का वो बहुत ज़्यादा तेज़ है। अगर आप किसी 18 सीसी गाड़ी की रेस दें और इसकी रेस दें तो ये गाड़ी पहले उससे ज़्यादा आगे निकलेगी और यही वजह है कि गाड़ी आराम से 18 सीसी कार के साथ कम्पीट कर सकती है। एवरेज भी अच्छी देती है, तेज भी बहुत है, तो मेरे ख्याल से और ये चाहिए। बाकी इसमें फिर ABS, ट्रैक्शन कंट्रोल, ड्राइव मोड्स वगैरह भी आते हैं। इसमें फिर एक EV मोड आता है। EV मोड में अगर इस गाड़ी की बैटरी चार्ज हो तो आप इसको 60 की स्पीड तक सिर्फ बैटरी से चला सकते हैं, इंजन ऑन ही नहीं होगा। ये कि मेरे ख्याल से एक अच्छा फीचर है। बाकी इसकी बोर्ड के अंदर इंसुलेशन दी गई है, बोर्ड इस गाड़ी का स्टैंड से ओपन होता है और इसके अलावा यहाँ पे कुछ खास है नहीं। इसके बाद अगर बात कीजिए इस गाड़ी की टायर साइज की, टायर साइज जो ऑफर करती है एक्वा, ये है 185, 60 और 15। इसमें 15 इंच का रिम है जो कि स्टील रिम है और इस पर व्हील कैप दिया गया है। इसके कुछ वर्जन के अंदर अलॉय व्हील्स भी ऑफर होते हैं, बट ये वो नहीं है। टायर स्काई में डनलॉप एनासेव है जो कि एक अच्छा टायर है और आपको तकरीबन 20-30 किलोमीटर और एक अच्छी राइड प्रोवाइड करेगा। इसके अलावा ये गाड़ी फ्रंट पे डिस्प्ले ऑफर करती है और बैक पे ड्रम ब्रेक्स ऑफर करती है और इसके अलावा यहाँ पे कुछ खास है नहीं। ये था आज का रिव्यू। अगर आपको ये रिव्यू पसंद आया तो इस रिव्यू को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर आपके पास गाड़ी से रिलेटेड कोई भी राय है तो उसको कमेंट सेक्शन में शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि वो लोग जो गाड़ी लेने वाले हैं वो आपकी राय से फ़ायदा उठा सकें। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।